हाय एवरीवन। नेचुरल प्रोडक्ट्स की लेक्चर सीरीज़ में हम कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट्स की रिएक्शंस वाले पार्ट को करते हुए हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है विच इज़ ओसाजोन फॉर्मेशन। अब ये ओसाजोन क्या है कि हमारे पास जो डिफरेंट मोनोसेकेराइड्स रहते हैं उनमें से, जैसे हमने बात करी थी, कुछ रिड्यूसिंग शुगर्स होती हैं, कुछ नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स होती हैं। तो जो रिड्यूसिंग शुगर्स होती हैं वो ओसाजोन बनाते हैं और जो नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स होती हैं वो ओसाजोन नहीं बनाते। तो इस तरीके से हमें पता चल जाता है कि कौन सी हमारे पास शुगर रिड्यूसिंग है, कौन सी नॉन रिड्यूसिंग है। एज वेल जो डिफरेंट मोनोसेकेराइड्स होते हैं, जब उनके ओसाजोन्स बनते हैं, लाइक कंपाउंड है, एक रिएक्शन करवाने के बाद जो एक फाइनल कंपाउंड बनता है उसको ओसाजोन कह रहे हैं। तो उन ओसाजोन्स की जो हमारे पास कलर है वो डिफरेंट, क्योंकि क्रिस्टलाइन कंपाउंड्स बनते हैं तो वो कलर डिफरेंट आते हैं। तो डिफरेंट कलर्स की वजह से हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि कौन से अननोन मोनोसेकेराइड का ये ओसाजोन बना है। इनकेस आपको नहीं पता कि आपके पास कौन सा मोनोसेकेराइड है तो ठीक है। तो इसके साथ स्टार्ट करते हैं। बाकी जो भी इसकी फर्दर हमारे पास प्रॉपर्टीज़ हैं, साइक्लिक स्ट्रक्चर्स एंड अदर फैक्टर्स, वो सब हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो ओसाजोन फॉर्मेशन के लिए हमें ज़रूरत जो पड़ती है वो हमें पड़ती है फिनाइल हाइड्राजीन इन एसिडिक कंडीशन। जो सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे पास यहाँ पे रिक्वायरमेंट है वो है फिनाइल हाइड्राजीन प्लस एसिडिक कंडीशन की। ठीक है। तो मोनोसेकेराइड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए ये ओसाजोन फॉर्मेशन वाला मेथड काफ़ी अच्छे से यूज़ किया जाता है, क्योंकि क्रिस्टलाइन फॉर्मेशन होती है हमारे पास ओसाजोन्स की। तो क्रिस्टलाइन होते हैं तो ईजिली सेपरेट हो सकते हैं, तो फर्दर काम आसानी से हो जाता है। बट ओसाजोन फॉर्मेशन के लिए जो हम मैकेनिज़्म यहाँ पे यूज़ करते हैं वो है हमारे पास वेगेन्स मैकेनिज़्म। ठीक है, कि किस मैकेनिज़्म के थ्रू ओसाजोन फॉर्मेशन हमारे पास यहाँ हो रही है वो एक्सप्लेन करने के लिए वेगेन्स मैकेनिज़्म रहता है, जो हमें क्या कहता है कि सबसे पहले फिनाइल हाइड्राजोन आपके पास बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा? फिनाइल हाइड्राजोन। अब फिनाइल हाइड्राजोन कैसे बनेगा खुद देखो। आपके पास कोई शुगर है, ठीक है, जैसे आपके पास पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड ही है, ग्लूकोज है, तो उसका जो कार्बोनिल वाला पार्ट होगा हाइड्राजीन के साथ रिएक्ट करेगा तभी बनेगा ना हाइड्राजोन। तो कह रहा है कि पहले स्टेप में आपके पास क्या रहता है? फिनाइल हाइड्राजोन। फिर फिनाइल हाइड्राजोन की होती है एक रीअरेंजमेंट, ठीक है, जिसे हम कहते हैं एमाडोरी रीअरेंजमेंट। फिनाइल हाइड्राजोन की हमारे पास होती है एमाडोरी रीअरेंजमेंट, और फिर एमाडोरी रीअरेंजमेंट के बाद हमें फर्दर देखने को मिलता है कि एनिलीन का एक मॉलिक्यूल हमारे पास माइनस हो रहा है, या कह सकते हो कि एलिमिनेट हो रहा है। ठीक है, एनिलीन का एक मॉलिक्यूल इस रीअरेंजमेंट के थ्रू। अब उसके बाद हमें मिल जाता है इम्यूनोकीटोन, और इम्यूनोकीटोन क्या मिलता है उसके बाद? इम्यूनोकीटोन। और इम्यूनोकीटोन जब मिल गया तो उसे हमें 2 मोल्स देने पड़ते हैं दोबारा, किसके? फिनाइल हाइड्राजीन के। और जब हम उसे फिनाइल हाइड्राजीन के 2 मोल्स देते हैं, देन हमारे पास कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी हमने स्टार्टिंग में शुगर लिया था या हमारे पास मोनोसेकेराइड हमने लिया था उसका ओसाजोन बन जाता है। तो ये जस्ट एक ओवरव्यू है इसके मैकेनिज्म का कि एक्चुअल में होने क्या वाला है। बाकी हम ग्लूकोज का या किसी भी एक मोनोसेकेराइड का एग्जांपल लेके करेंगे ज़रूर। क्या कह रहे हैं कि सबसे पहले फिनाइल हाइड्राजीन होगा प्लस वो मोनोसेकेराइड आपस में रिएक्ट करेंगे, फिनाइल हाइड्राजोन बनेगा। फिर इस फिनाइल हाइड्राजोन में एक एमाडोरी रीअरेंजमेंट देखने को मिलती है, और उस रीअरेंजमेंट के थ्रू एनिलीन मॉलिक्यूल लीव करता है, एलिमिनेट करता है। आफ्टर दैट जैसे ही वो लीव करता है, हमारे पास यहाँ पे मतलब एमाडोरी रीअरेंजमेंट के बाद जो इंटरमीडिएट बन रहा होता है उस इंटरमीडिएट में ये चेंजेस देखने को मिलते हैं। देन इम्यूनोकीटोन बन गया। अब इम्यूनोकीटोन ने रिएक्ट करना है 2 मोल किसके? फिनाइल हाइड्राजीन के साथ। एक स्टार्टिंग में यूज़ किया और 2 मोल यहाँ पे यूज़ कर लिए, टोटल 3। जैसे उसके साथ रिएक्ट करेगा तो जो भी कंपाउंड आपके पास बन के आएगा उसी को हम क्या कहते हैं? ओसाजोन्स। तो स्टार्ट करते हैं विद मैकेनिज्म। ठीक है,
देखो जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया है किसका, डी ग्लूकोज का। डी ग्लूकोज का हम ओसाजोन बनवाएंगे तो कैसे बनेगा, सबसे पहले हमें चाहिए फिनाइल हाइड्राजीन विद एसिडिक कंडीशन, और हमें पता है कि ये वाली कंडीशन हमें कैसे मिल रही है, एक्सेस में मिल रही है, क्योंकि हम बाद में भी इसको यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास क्या होता है कि ये जो फिनाइल हाइड्राजीन दिया है ये रिएक्ट करता है, ठीक है, इस कार्बोनिल पे। सबसे पहले तो ये कार्बोनिल H+ एक्सेप्ट करेगा ताकि ये कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक हो जाए, फिर ये यहाँ अटैक करेगा और इसे बनाएगा OH, और आफ्टर दैट हमारे पास सारा मैकेनिज्म होके कार्बन डबल बॉन्ड O विल कन्वर्ट इनटू कार्बन डबल बॉन्ड N। इट मीन्स ये चीज़ जो हमारे पास बेसिक मैकेनिज्म वाली आ रही है ये हमने पहले भी पढ़ी है। तो इसमें क्या हुआ, अभी मैं फिर रिपीट करती हूँ कि हमने कार्बन डबल बॉन्ड O को कन्वर्ट कर दिया कार्बन डबल बॉन्ड N में, जिसमें ये H2 और ये O रिमूव हो गया इन द फॉर्म ऑफ वाटर, इन द फॉर्म ऑफ वाटर, ठीक है। तो अब हमारे पास यहाँ पे ये फर्स्ट बन गया फिनाइल हाइड्राजोन। फिनाइल हाइड्राजीन प्लस जो भी हमारे पास शुगर का कार्बोनिल सिस्टम था वो आपस में रिएक्ट करके बना रहा है फिनाइल हाइड्राजोन। फिनाइल हाइड्राजोन जैसे हमारे पास बनेगा, अब ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन देता है और फर्दर टोटोमेरिज्म के थ्रू नाइट्रोजन पे चला जाता है। ऐसा क्यों, अभी लग जाएगा पता आपको। तो ये नेक्स्ट हमारे पास यहाँ क्या देखने को मिलता है कि ये हो गया NH एंड दिस इज NH एंड PH, है ना। यहाँ पे N, ये PH और ये H, और यहाँ पे है OH। आफ्टर दैट ये H, यहाँ पे भी H, और बाकी सारा सिस्टम बिल्कुल वैसे ही है कि इस तरफ ये OH है, यहाँ पे OH है, यहाँ पे भी OH, एंड देन दिस इज CH2OH, ठीक है। तो जस्ट एक टोटोमेरिज्म करवाई है हमने। टोटोमेरिज्म के बाद हमने क्या कहा था कि हमारे पास एनिलीन लीव करता है, तो वो एनिलीन यहाँ पे कैसे लीव करेगा, जो नाइट्रोजन है ये बाहर वाला, ठीक है, ये अपने लोन पेयर के थ्रू इस हाइड्रोजन के साथ इंटरेक्ट करता है, ठीक है, क्योंकि ये एक तरीके की आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग समझ लो या किसी टाइप की इंटरेक्शन है कि ये अपने लोन पेयर डोनेट कर सकता है और यहाँ पे हाइड्रोजन है तो वो एक्सेप्ट कर सकता है। तो ये क्या करेगा, अगर इसकी बॉन्डिंग नाइट्रोजन के साथ हो जाएगी तो ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, तो इन पाई को फर्दर शिफ्ट होना पड़ेगा, और जब नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड पूरे हो जाएंगे तो इसे ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक करना पड़ेगा। इसी को हम कह रहे थे वो रीअरेंजमेंट वाला पार्ट जिसमें हमारे पास एनिलीन लीव करता है। तो फिनाइल के साथ NH2 पार्ट है तो ऑब्वियस सी बात है एनिलीन ही हुआ ना, देखो फिनाइल रिंग के साथ NH2 पार्ट रिमूव होगा। तो अब हमारे पास यहाँ एनिलीन रिमूव हो चुका है, बट एनिलीन के रिमूव होने के बाद हमें स्ट्रक्चर कुछ ऐसा नज़र आएगा कि यहाँ पे था डबल बॉन्ड O, ठीक है, सॉरी ये कार्बन हम एक्स्ट्रा, हाइड्रोजन तो एक्स्ट्रा रख रहे थे ना, हाँ ये हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव कर देना, नहीं है 5 ही बॉन्ड, सॉरी आपके पास 4 ही बॉन्ड बनेंगे ना कार्बन की, तो 5वां हो रहा था, और वैसे भी हाइड्रोजन उठ के यहाँ से नाइट्रोजन पे चला गया था टोटोमेरिज्म के थ्रू। चलो ठीक है, ये पता चल गई मिस्टेक। देन कार्बन डबल बॉन्ड NH और यहाँ पे H, ये आ गया। बाकी 3 कार्बन पे हमारे पास सेम है, यहाँ पे OH OH OH, ठीक है, और लास्ट में आपके पास है CH2OH। तो हमने पहला स्टेप जो फिनाइल हाइड्राजोन की फॉर्मेशन का था वो भी कर लिया, टोटोमेरिज्म भी कर लिया, फिर एनिलीन रिमूव होता है वो भी हमने कर लिया। तो इसे हम क्या कह रहे हैं, इम्यूनोकीटोन। जैसे एनिलीन हमारे पास निकलता है इसे कहा जाता है इम्यूनोकीटोन, ठीक है, इम्यूनोकीटोन। अब इम्यूनोकीटोन में हमने 2 मोल्स फिर से प्रोवाइड करने हैं किसके, फिनाइल हाइड्राजीन के, PH NH NH2 फिनाइल हाइड्राजीन के पास करने हैं। तो इसमें हमारे पास ये NH2 एक जो होगा इस सेंटर पे अटैक करेगा और जो दूसरा होगा वो आपके इस कार्बन पे अटैक करेगा, ठीक है। तो दोनों में क्या होगा कि यहाँ से वाटर रिमूव होगा, जहाँ पे डबल बॉन्ड O है वहाँ से वाटर रिमूव होगा, जहाँ पे डबल बॉन्ड NH है वहाँ से अमोनिया रिमूव होगा, और अल्टीमेटली दोनों ही पोजीशन पे, जिससे आपके पास ये फर्स्ट है कार्बन H, यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड N, क्योंकि H2 हमारे पास अमोनिया वाली फॉर्म में चला गया है, हाइड्रोजन उसके साथ गए हैं, तो यहाँ से N एंड आफ्टर दैट NH/PH। वैसे ही डबल बॉन्ड O पे देखें तो यहाँ पे भी हमारे पास अब नाइट्रोजन जुड़ेगा N देन NH/PH एंड आफ्टर दैट जो 3 कार्बन थे वो बिल्कुल वैसे ही रहेंगे।
और ये जो आपके पास स्ट्रक्चर बन के आया इसी को हम कहते हैं ओसाजोन। बट ये ओसाजोन हमने कहाँ से बनवाया था? डी ग्लूकोज से, तो इसे हम कहेंगे ओसाजोन ऑफ डी ग्लूकोज, ओसाजोन ऑफ डी ग्लूकोज। ठीक है, सो ये रहती है आपके पास ओसाजोन फॉर्मेशन का मैकेनिज्म। इसमें करना क्या होता है, हमने कोई भी जो मोनोसेकेराइड लिया है फिनाइल हाइड्राजीन के साथ ट्रीट कराना है इन एसिडिक कंडीशन, फिनाइल हाइड्राजोन बनेगा। आफ्टर दैट टोटोमेरिज्म कराएंगे, टोटोमेरिज्म के बाद एमाडोरी रीअरेंजमेंट होती है जिसकी वजह से एनिलीन रिमूव हो जाता है और इम्यूनोकीटोन मिलता है। देन इम्यूनोकीटोन को 2 मोल्स ऑफ फिनाइल हाइड्राजीन के साथ हम ट्रीट करवाते हैं जिससे हमें मिल जाता है यहाँ पे ओसाजोन। ठीक है, अब एक चीज़ आप देखो कि अगर आपके पास कोई ऐसे मोनोसेकेराइड हैं लाइक ग्लूकोज और मैनोज, डी ग्लूकोज और डी मैनोज की बात कर लो, तो उसमें आपके पास जो डिफरेंस था वो सिर्फ यहीं पे था ना, जो भी C2 एपिमर्स हैं, C2 एपिमर्स हैं कि सिर्फ उनमें डिफरेंस कार्बन की सेकेंड पोजिशन पे ही आ रहा था। तो यहाँ हुआ क्या कि सेकेंड पोजिशन गायब हो जाएगी, मतलब जब भी ओसाजोन फॉर्मेशन करवाओगे सेकेंड पोजीशन पे हमारे पास वैसा कैरेक्टर रहेगा ही नहीं जैसा स्टार्टिंग में था। तो मतलब क्या है कि अगर डी ग्लूकोज से ओसाजोन बनाया तब भी यही बनेगा, अगर डी मैनोज से बनवाया होता तब भी यही बनता। यानी आपको ये ध्यान में रखना है कि जहाँ पे हमारे पास ऐसे मोनोसेकेराइड्स हैं जिन्हें सिर्फ सेकेंड कार्बन पे डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलती है, उनके ओसाजोन सेम बनते हैं। उनके ओसाजोन क्या बनते हैं? सेम बनते हैं, क्योंकि जब तक ओसाजोन बनता है तब तक सेकंड कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन गायब हो चुकी होती है, फर्स्ट और सेकंड दोनों। और जहाँ पे डिफरेंस ही फर्स्ट और सेकंड का है तो कैसे बता पाओगे तुम कि ये ओसाजोन तुमने ग्लूकोज का बनवाया था या मैनोज का? तो इस बात का ध्यान रखना कि जो C2 एपिमर्स होते हैं जिसमें सिर्फ सेकेंड कार्बन पे डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन थी, बाकी सारी चीज़ें बराबर थी, उन सब का ओसाजोन सेम बनेगा। ओके, फर्दर हमारे पास जो रिएक्शन है कार्बोहाइड्रेट्स की, वो 2 इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। वन इज़ चेन इलोंगेशन एंड अनदर वन इज़ चेन डिग्रेडेशन। यानी आपके पास सपोज कोई पेंटोज शुगर है और आप उससे हेक्सोज बनवाना चाहते हो, पेंटोज से हेक्सोज, तो ये चेन इलोंगेशन वाली प्रोसेस यूज़ कर सकते हो। सपोज़ आपके पास कोई हेक्सोज है, उससे 1 कार्बन कम करवाना चाहते हो, 5 कार्बन वाला शुगर बनाना चाहते हो, तो डिग्रेड करना चाहते हो, तो इन दोनों ही प्रोसेसेस के लिए अगर 1 कार्बन बढ़ाना है तब शुगर्स में और 1 कार्बन कम करना है तब कौन कौन सी रिएक्शंस फॉलो की जाती हैं? तो चेन इलोंगेशन में सबसे पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट जो रिएक्शन है उसका नाम है किलानी फिशर सिंथेसिस। इम्पॉर्टेंट है, पढ़ी भी होगी आप लोगों ने। किलानी फिशर सिंथेसिस में हमारे पास क्या देखने को मिलता है कि कोई भी अगर कार्बन चेन है किसी एल्डोज की तो उसे हम 1 कार्बन से बढ़ा सकते हैं। यानी अगर मैं सिंपली इस बात को चेन इलोंगेशन के साथ रखूं तो अगर आपके पास सपोज़ कोई ट्रायोज है तो उसे टेट्रोज में कन्वर्ट कर सकते हैं। सपोज़ आपके पास टेट्रोज है कोई तो उसे आप पेंटोज में कन्वर्ट कर सकते हैं। सपोज़ पेंटोज है तो उसे हेक्सोज में कर सकते हैं। यानी जब भी आप 1 कार्बन इंक्रीज़ करना चाहते हैं +1 कार्बन, 1 कार्बन इंक्रीज़ करना चाहते हैं कार्बोहाइड्रेट्स में, तो आप चेन इलोंगेशन वाली प्रोसेस को यूज़ कर सकते हैं, जो आती है किस नाम के साथ? किलानी फिशर सिंथेसिस। किलानी फिशर सिंथेसिस में हमारे पास मैकेनिज्म क्या रहता है? जैसे सपोज़ मैं डी इरिथ्रोज के साथ स्टार्ट करती हूँ, तो क्या बताया था? डी इरिथ्रोज में दोनों OH कहाँ रहते हैं? सेम साइड। ठीक है, दोनों OH कहाँ रहते हैं? सेम साइड। तो हमने इनको सेम साइड रख दिया, यहाँ पे आपके पास एल्डिहाइड आ गया। अब डी इरिथ्रोज में सबसे पहले जो हमारे पास रिएक्शन होती है वो होती है साइनाइड कंटेनिंग रिएजेंट की, जैसे NaCN हो गया। तो साइनाइड इस कार्बन पे अटैक करता है और ये बनेगा O नेगेटिव। O नेगेटिव वर्कअप से बना देगा OH। तो अल्टीमेटली क्या देखने को मिलता है कि इस कार्बन पे जो OH बनेगा, इस कार्बन पे जो OH आएगा, दैट कैन टेक प्लेस इट्स कन्फर्मेशन ऑन राइट साइड और ऑन लेफ्ट साइड, किसी भी साइड हो सकता है। तो मैं यहाँ से दोनों ही टाइप के प्रोडक्ट बनाने वाली हूँ। यानी पहला आपके पास ऐसा कि साइनाइड आया, टॉप से कर दो बेशक, है ना, तो फिर जो OH बनेगा वो राइट साइड हो गया, बाकी के 2 OH तो हमारे पास कहाँ थे? राइट साइड ही थे। एज वेल जो एक और बन सकता है वो कैसे कि उसमें OH कहाँ चला गया था? लेफ्ट साइड, अटैक करने पे।
तो ये भी पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है, बाकी चीज़ें तो सेम रहेंगी डी इरेथ्रोज के, ठीक है। तो अब मेरे पास 2 प्रोडक्ट यहाँ पे बन सकते हैं। अब करना क्या है मुझे, फर्दर मुझे यहाँ पे करवानी है हाइड्रोजन के साथ इसकी रिडक्शन, ठीक है। हाइड्रोजन विद पैलेडियम एंड बेरियम सल्फेट। स्पेसिफिकली यही मैंने क्यों यूज़ किया है, क्योंकि ये मेरे पास ट्रिपल बॉन्ड पे बहुत अच्छे से काम करता है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड एन, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड एन। तो ट्रिपल बॉन्ड को ही स्पेसिफिकली रिड्यूस करना हो तो ये हमारे पास रिएजेंट कॉम्बिनेशन बेटर माना जाता है। दैट्स वाई क्या होगा, एक हाइड्रोजन इस कार्बन को मिलेगा और एक हाइड्रोजन नाइट्रोजन को मिलेगा, तो ट्रिपल बॉन्ड विल कन्वर्ट इनटू डबल बॉन्ड, सो CH डबल बॉन्ड NH। रिडक्शन हो गई, बाकी सारी चीज़ें बराबर। एग्जैक्टली दूसरे सिस्टम में भी आपके पास ऐसा ही कुछ देखने को मिलेगा, CH डबल बॉन्ड NH, बट इसका एक OH लेफ्ट साइड है, बाकी तो सेम है, ठीक है। अब इसके बाद जो लास्ट स्टेप है वो है हमारे पास एसिडिक हाइड्रोलिसिस। एसिडिक हाइड्रोलिसिस किस पार्ट की, इस पार्ट की, ठीक है। जब हम इसकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो ये पार्ट हमारे पास कन्वर्ट हो जाता है C डबल बॉन्ड OH में। इट विल कन्वर्ट इनटू C डबल बॉन्ड OH, बाकी सारा सिस्टम बराबर, ठीक है। तो लास्ट स्टेप में जब आप यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोलिसिस करवाते हो तो आपको क्या पता चल रहा है कि पहले आपके पास शुगर में 2 OH ग्रुप 2 कार्बन पे थे, एक CH2OH था और एक CHO था। अब जो आपके पास यहाँ पे फाइनली बन के आएगा, जैसे सपोज मैं इसकी ही बात करूँ, ठीक है, यहाँ से क्या बन के आएगा, तो यहाँ से आपके पास होगा, इसकी हुई है एसिडिक हाइड्रोलिसिस, तो यहाँ पे बन गया CHO, देन दिस इज OH, H, OH, OH, यहाँ पे H, यहाँ पे H और ये CH2OH। तो क्लियरली पता चल रहा है पहले कितने कार्बन थे, 4 कार्बन, अभी कितने कार्बन है, 5 कार्बन, और एक शुगर में जो जो चीज़ें होनी चाहिए थी, जैसे यहाँ पे आपके पास एल्डिहाइड से स्टार्ट किया था तो एल्डिहाइड, फिर यहाँ पे एक एल्कोहल, बाकी पॉलीहाइड्रोक्सी वाले सारे ग्रुप्स, तो जो भी हमें कार्बोहाइड्रेट में चाहिए था वो सब हमें यहाँ पे मिल रहा था, ठीक है। तो 4 से हम 5 पे आ गए, और ये जो एक एक्स्ट्रा कार्बन है ये कहाँ से आता है, ये साइनाइड से, क्योंकि ये साइनाइड जुड़ता है तभी वो एक्स्ट्रा कार्बन हमें यहाँ पे मिलता है। देन हम साइनाइड की करवाते हैं क्या, हाइड्रोजिनेशन करा के ट्रिपल बॉन्ड डबल में कन्वर्ट हो जाता है, फिर इसकी करवाते हैं हम एसिडिक हाइड्रोलिसिस, देन कार्बन डबल बॉन्ड N कन्वर्ट इनटू कार्बन डबल बॉन्ड O, ठीक है, विद द रिमूवल ऑफ अमोनिया। तो हमारे पास इस पार्ट से अमोनिया रिमूव हो जाता है। बट बात ये थी कि हम यहाँ से डायरेक्ट एसिडिक हाइड्रोलिसिस क्यों नहीं करा रहे, रिडक्शन के बाद ही क्यों करा रहे हैं, तो उसका आंसर ये है कि अगर साइनाइड की आप डायरेक्ट एसिडिक हाइड्रोलिसिस करवाते तो ये हमारे पास कंप्लीट कन्वर्ट हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो इस चीज़ को नोट डाउन कर लीजिए कि साइनाइड की या नाइट्राइल पार्ट की अगर डायरेक्ट एसिडिक हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो इसकी कंप्लीट ऑक्सीडेशन होती है अप टू कार्बोक्सिलिक एसिड, और हमें कार्बोहाइड्रेट्स में कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं चाहिए होता, ठीक है। दैट्स वाई हमें थोड़ा कंट्रोल्ड मैनर में ये काम करवाना पड़ा। तो कंट्रोल्ड मैनर में कराने के लिए पहले हमने इसकी रिडक्शन कराई, फिर रिडक्शन के बाद एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराई, तो हमें मिल गया यहाँ पे एल्डिहाइड। सो दैट्स हाउ किलानी फिशर सिंथेसिस वर्क, इन विच वी कैन increase the carbon chain by one extra atom, ठीक है, या 1 एक्स्ट्रा कार्बन। तो अगर आपके पास ट्राइओज है तो टेट्रोज बन सकता है, टेट्रोज है तो पेंटोज बन सकता है, पेंटोज है तो हेक्सोज बन सकता है, ठीक है। सो नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पे रिएक्शन है मोनोसेकेराइड्स की, वो है चेन शॉर्टनिंग के बारे में, ठीक है। जैसे अभी हमने पढ़ा किलानी फिशर सिंथेसिस वो चेन इलोंगेट कर रहा है, उसके बिल्कुल अपोजिट अगर हमें चाहिए कि चेन शॉर्टन करनी है, एक कार्बन कम करना है, हेक्सोज से पेंटोज या पेंटोज से टेट्रोज या टेट्रोज से ट्राइओज, ऐसा कुछ भी बनाना है, तो हम यूज़ कर सकते हैं एक नेमिंग रिएक्शन को जिसे हम कहते हैं रफ डिग्रेडेशन, ठीक है। जैसे किलानी फिशर सिंथेसिस इलोंगेशन के लिए थी, वैसे रफ डिग्रेडेशन जो है वो शॉर्टनिंग के लिए है। क्या कहता है कि हमारे पास सबसे पहले होना चाहिए कैल्शियम सॉल्ट ऑफ एल्डोनिक एसिड।
एल्डोनिक एसिड हमने कहाँ पढ़ा था, जहाँ पे हमारे पास ऑक्सीडेशन हुई थी, ब्रोमीन वाटर टेस्ट में बनाया था ना, वैसे ही ये बात कर रहा है कि पहले एल्डोनिक एसिड होना चाहिए, फिर कैल्शियम सॉल्ट के साथ ट्रीट कराओ उसे किसी भी फॉर्म में, तो ताकि वहाँ पे बन जाए कैल्शियम सॉल्ट ऑफ एल्डोनिक एसिड। आफ्टर दैट हमारे पास ऑक्सीडेशन होगी H2O2 के साथ, और इस इस रिएक्शन को Fe3+ मेटल कैटेलाइज करेगी, और इस तरीके से कैटेलाइज करेगी कि हमें एक तो CO2 का रिमूवल देखने को मिलेगा और साथ में हमें एल्डिहाइड मिल जाएगा। यानी सिंपल सी बात है, जो एक एक्स्ट्रा कार्बन निकलना चाहिए था वो CO2 की फॉर्म में निकल जाएगा, और उसके जो बिलो वाला कार्बन होगा वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमें यही तो चाहिए शुगर में, एल्डिहाइड, देन हाइड्रोक्सी ग्रुप्स, देन CH2OH, राइट। तो वो हमारे पास इस मैकेनिज़्म से मिल जाता है। तो जो एक्सपेक्टेड मैकेनिज़्म है, एक्सपेक्टेड मीन्स जो इन्होंने कहा है वो कंप्लीटली श्योर नहीं कहा है कि यही मैकेनिज़्म फॉलो किया जाता है, बट येस एक्सपेक्ट किया है कि कुछ इस तरीके का मैकेनिज़्म होगा जो मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाली हूँ। स्टार्टिंग विद डी राइबोज, ठीक है। तो जो डी राइबोज था, कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो, मैंने डी राइबोज लिया, तो डी राइबोज में हमारे पास क्या था कि सारे ही OH एक साइड थे, रिब्स आर एग्जैक्टली लीन, ये वाली लाइन याद करवाई थी ना, तो उसमें सारे ही OH कहाँ थे, सेम साइड। अब जब मैंने डी राइबोज लिया है तो सबसे पहली बात तो मुझे क्या चाहिए, एल्डोनिक एसिड चाहिए। एल्डोनिक एसिड मीन्स ये जो एल्डिहाइड दिया है ये एसिड में कन्वर्ट होना चाहिए। तो मैं सिंपल यहाँ पे ब्रोमीन वाटर सॉल्यूशन यूज़ कर सकती हूँ माइल्ड ऑक्सीडेशन के लिए, तो मेरे पास ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, COH में, होगी ऑक्सीडेशन, बाकी सारा पार्ट बिल्कुल वैसे ही रहेगा। एंड आफ्टर दैट हमें कैल्शियम सॉल्ट चाहिए, हमें एल्डोनिक एसिड, जैसे यहाँ से ये एल्डोज से किया था ना हमने स्टार्ट, तो एल्डोज से स्टार्ट करेंगे ऑक्सीडेशन तो एल्डोनिक एसिड बनेगा, बट हमें एल्डोनिक एसिड सिंपल नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए कि इसका कैल्शियम सॉल्ट बने। तो कैल्शियम सॉल्ट आप यहाँ पे किसी भी फॉर्म में यूज़ कर सकते हो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, या फिर आपके पास यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, किसी भी फॉर्म में आप यूज़ कर लो। तो ऐसा यूज़ करने से हमारे पास क्या होगा, तो इसमें अब हमारे पास ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या कार्बोनेट हमने यूज़ किया है, क्योंकि इनका बेसिक नेचर होता है, तो ये जो एसिडिक प्रोटोन है यहाँ पे C+OH वाला एसिडिक प्रोटोन है, इस प्रोटोन को रिमूव कर लेंगे और ऑक्सीजन पे आ जाएगा कैसा चार्ज, नेगेटिव चार्ज। बट जब चार्ज मेंटेन करने की बात आएगी, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो कैल्शियम है वो एज काउंटर आयन एक्ट करेगा, तो वो काउंटर आयन यहाँ पे कैल्शियम इसके साथ रहना चाहता है, बट कैल्शियम हमें पता है 2+ वाली फॉर्म में ही रह सकता है, ठीक है, +1 चार्ज में तो मिलेगा नहीं देखने को, 2+ चार्ज में ही मिलेगा। तो इसके लिए हम यहाँ पे इसके साथ एडजस्ट करने के लिए कैल्शियम का हाफ लिख रहे हैं, कैल्शियम 2+ का हाफ। इसका क्या मतलब है कि अगर ये -1 है तो इसको स्टेबलाइज करने के लिए वो +1 दे रहा है, बट हम लिख नहीं सकते इसलिए उसको हाफ फॉर्म में लिख दिया है, ठीक है। तो ये अब अपने पास बन के आ गया है क्या, कैल्शियम सॉल्ट ऑफ एल्डोनिक एसिड, कैल्शियम सॉल्ट ऑफ एल्डोनिक एसिड। यहाँ से अब हमारे पास रफ डिग्रेडेशन जो है वो स्टार्ट होगी। तो क्या कहता है रफ डिग्रेडेशन के लिए फर्दर, कि इसमें अब हमें जो ज़रूरत है वो फर्दर है किसकी, H2O2 और ये Fe3+, जो मेटल की बात की गई थी उसके, ठीक है। तो अब क्या करना है, हमने यहाँ पे Fe3+ किसी भी फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं, जैसे आपको ऐसे भी दिया हो सकता है कि लाइक Fe2SO4 ठीक है। तो किसी भी फॉर्म में आपको Fe3+ मिलना चाहिए। अगर Fe3+ मिल गया तो वो क्या करेगा, वो Fe2+ में कन्वर्ट हो जाएगा बाय एक्सेप्टिंग अ इलेक्ट्रॉन, और वो इलेक्ट्रॉन कहाँ से, इस पोजीशन से, मतलब यहाँ से हम ये जो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो 2 में से 1 इलेक्ट्रॉन इस मेटल को दे रहे हैं, क्योंकि हमने कहा था ना कि मेटल जो है वो कैटेलाइज कर रही है इस रिएक्शन को, तो ऐसे ही कर रही है। तो ये 3+ है, हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में था, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की पावर अच्छी है, तो 2 में से 1 इलेक्ट्रॉन को ये एक्सेप्ट कर लेती है और खुद कन्वर्ट हो जाती है मेटल Fe2+ में, ठीक है। बट यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे अब हमारे पास ऑक्सीजन पे बन गया रेडिकल,
और जब ऑक्सीजन पे रेडिकल बन गया इट मीन्स अब रेडिकल इनिशिएशन हो चुकी है, और जब सिस्टम में एक बार रेडिकल इनिशिएशन हो जाए तो फिर फर्दर भी रेडिकल फॉर्मेशन करने में देरी नहीं लगती। तो अब फर्दर सिस्टम जो हमारे पास यहाँ पे एक और भी दिया था, क्या, H2O2 दिया था ना, H2O2। तो जब यहाँ रेडिकल बन गए तो इस पेरोक्साइड की भी होमोलिटिक क्लीवेज होगी और हमारे पास यहाँ पे 2 OH के रेडिकल बन जाएंगे, क्योंकि पेरोक्साइड्स को तो रेडिकल मैकेनिज्म के लिए जाना ही जाता है, होमोलिटिक क्लीवेज के लिए। तो इसमें से एक OH क्या करेगा, इस H को अपने साथ ले जाएगा ताकि वाटर की फॉर्म में रिमूव हो सके। देखो OH ये है, एक H ये मिल जाएगा H2O, तो एक आपके पास ऐसे H2O की फॉर्म में चला जाएगा। अब अगर यहाँ इसको रेडिकल की फॉर्म में ऐसे होमोलिटिकली क्लीव किया गया है तभी ये हाइड्रोजन रेडिकल बॉन्ड बना पाया होगा यहाँ पे, तो इट मीन्स ऑक्सीजन पे भी रेडिकल आ गया। अब जो ऑक्सीजन पे रेडिकल हमारे पास आया उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए ये फर्स्ट और सेकेंड बॉन्ड टूटता है, फर्स्ट और सेकेंड बॉन्ड टूटता है। जब फर्स्ट और सेकेंड बॉन्ड टूटेगा तो देखो हमारे पास क्या चेंजेस आएंगे कि ये जो C डबल बॉन्ड O था ये ऑक्सीजन पे तो रेडिकल पहले से था, यहाँ से होमोलिटिक क्लीवेज हुई तो कार्बन पे भी रेडिकल आया, तो ये रेडिकल और ये रेडिकल आपस में जुड़ के बना देते हैं डबल बॉन्ड, जिससे रिमूव हो जाती है CO2। बट जो रेडिकल यहाँ इस कार्बन पे बन के आया, क्योंकि एक बॉन्ड जब होमोलिटिकली क्लीव कर रहा है तो 2 इलेक्ट्रॉन ना, कार्बन ने तो यहाँ बॉन्डिंग करके CO2 निकाल दिया बट जो रेडिकल इस कार्बन पे आया वो रेडिकल और ऑक्सीजन रेडिकल जब आपस में डबल बॉन्ड बनाएंगे तो ये आपके पास बन जाएगा एल्डिहाइड, ठीक है, और यही हमें रिक्वायर्ड था। आफ्टर दैट OHH, OHH एंड CH2OH। तो रफ डिग्रेडेशन कुछ इस तरीके से वर्क करती है। अब आपको यहाँ पे क्या मिल गया, डी इरिथ्रोज। डी राइबोज से स्टार्ट किया था, डी राइबोज में हम डिग्रेडेशन कराते हुए आए और जिसमें हमें ये चेक करना था कि कार्बन जो एक रिमूव हुआ है वो किसकी फॉर्म में हुआ, तो कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में। पहले हमारे पास सिंपल आयनिक मैकेनिज्म ही चल रहा था, उसके बाद हमारे पास रेडिकल मैकेनिज्म हुआ और रेडिकल मैकेनिज्म से हमें ये मिल गए फाइनल प्रोडक्ट। सो ये एक एक्सपेक्टेड मैकेनिज्म है किसका, रफ डिग्रेडेशन का, जिसमें आप चेन को एक कार्बन से कम कर सकते हो, ठीक है, एक कार्बन कम करना हो तो यूटिलाइज कर सकते हो। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो है साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ मोनोसेकेराइड्स। साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ मोनोसेकेराइड्स। तो अभी तक जो भी हम प्रॉपर्टीज़ या रिएक्शंस की बात कर रहे थे वो एसाइक्लिक के साथ कर रहे थे। अभी हमें साइक्लिक स्ट्रक्चर भी इसका पता होना चाहिए क्योंकि फर्दर रिएक्शंस और प्रॉपर्टीज़ इसके साइक्लिक स्ट्रक्चर के साथ जुड़ी होंगी। तो मोनोसेकेराइड्स का एग्जाम्पल करने से पहले मैं एक बेसिक आपको कंसेप्ट बताती हूँ। जैसे आपके पास सपोज कोई एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड को आपने एसिडिक कंडीशन दी और साथ में अल्कोहल के साथ ट्रीट कराया, तो सबसे पहले क्या होगा कि ऑक्सीजन अपने लोन पेयर देके इस H+ को एक्सेप्ट करेगा, फिर ये OR ग्रुप जो होगा इस कार्बोनिल पे अटैक करेगा और आपके पास क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, एक तो ये OH और एक ये OR जो बाहर से आया है। तो ये जो फॉर्म आपके पास अभी बनी इसे हम कहते हैं हेमी एसिटल फॉर्म। जब फ्री OH प्रेजेंट होता है, जब तक फ्री OH रहता है तो उस फॉर्म को बोलते हैं हम हेमी एसिटल फॉर्म। और यहाँ पे बेस कैन रिएक्ट, क्योंकि एसिडिक अगर प्रोटोन हमारे पास प्रेजेंट है तो इस सिस्टम के साथ बेस रिएक्ट कर सकता है और रिएक्शन फर्दर आपके पास हो सकती है, रिवर्सिबल वे में भी एक तरीके से हो सकती है अगर कंडीशंस हैं तो इट मीन्स यहाँ बेस का काम है। बट सपोज इस हेमी एसिटल को मैं दोबारा सेम कंडीशंस देती हूँ तो अब मेरे पास क्या होगा कि ये OH अगेन प्रोटोनेट होगा, वाटर बनेगा, गुड लिविंग ग्रुप, तो ये OR फिर यहाँ अटैक करेगा और ये वाटर को रिमूव कर देगा। तो ऐसा करने से अब हमारे पास एक तो OR पहले से था, एक OR अभी आ जाएगा और इस फॉर्म को आप कहते हो, ये हेमी एसिटल था जब फ्री OH था और जब आपके पास नहीं है तब आप इसे क्या कहोगे, एसिटल फॉर्म। ये कंप्लीट अब आपकी कौन सी फॉर्म बन चुकी है, एसिटल फॉर्म। और एसिटल फॉर्म अगर काम करती है तो ओनली अंडर एसिडिक कंडीशन। ये एसिटल फॉर्म को बेस या बेसिक कंडीशन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
तो ये हमारे पास एक बेसिक से रिएक्शन है कि कहीं भी एल्डिहाइड और कीटोन दिए हों और अल्कोहल विद एसिडिक कंडीशन प्रोवाइड किया जाए तो वो फटाफट हेमीएसिटल बना सकते हैं, जिनकी रिएक्शन बेस से होती है या फर्दर फिर से ट्रीट कराए तो एसिटल फॉर्म बन सकती है, जो फिर बेस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर इसे डिसोशिएट करना है, ब्रेक करना है या इसकी फर्दर रिएक्शन करवानी है तो हमें यहाँ पे क्या यूज़ करना पड़ता है, एसिड ही यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, अब यही सेम कंसेप्ट हमें मोनोसैकेराइड्स में मिलता है। क्यों? क्योंकि मोनोसैकेराइड्स में अगर आप देखो तो इस तरीके का अल्कोहल वाला पार्ट, OH पार्ट भी प्रेजेंट होता है जो न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक कर सकता है। एज वेल उसमें ये एल्डिहाइड या कीटोन वाला कार्बोनिल सिस्टम भी रहता है जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है। तो इसी कंसेप्ट को देखते हुए हमने मोनोसैकेराइड्स में ये ऑब्जर्व किया कि जब सेम सिस्टम में न्यूक्लियोफिलिक पार्ट भी है और इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट भी है तो उसका अटैक वहाँ पे ससेप्टेबल है, फिजिबल है, होगा। और उस अटैक की वजह से जो नया हमारे पास OH बन के आता है, हेमीएसिटल फॉर्म बन के आती है, अब वो OH आपका लेफ्ट साइड भी जा सकता है, वो OH राइट साइड भी जा सकता है। तो लेफ्ट पे जाएगा तब डिफरेंट फॉर्म और राइट पे जाएगा तब डिफरेंट फॉर्म। और उन फॉर्म्स को हम क्या कहते हैं और किन रिप्रेजेंटेशंस में उनको साइक्लिक फॉर्म में किस प्रोजेक्शन में शो करते हैं, वही सब हम यहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो सबसे सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल के साथ स्टार्ट करते हैं, दैट इज डी ग्लूकोज। देखो डी ग्लूकोज का हमारे पास साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसे बना होगा। सबसे पहले तो ये एसिडिक कंडीशन जो है उसमें ऑक्सीजन अपने लोन पेयर देके हाइड्रोजन एक्सेप्ट कर रही है, ठीक है, ताकि ये कार्बन वाला सेंटर ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक हो जाए। फिर ये जो हमारे पास यहाँ पे अल्कोहल है ये अटैक करता है, और जैसे ये यहाँ पे अटैक करेगा सो 1 2 3 4 5 एंड 6 मेंबर्ड हमारे पास साइक्लिक स्ट्रक्चर बनता है जो चेयर फॉर्म में काफ़ी स्टेबल रह सकता है, इसलिए ये OH चूज़ किया जाता है। तो जैसे ये यहाँ पे अटैक करेगा इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे जाएंगे तो ये बन जाएगा OH। बट यहाँ पे जो आपके पास OH है वो लेफ्ट साइड होगा या राइट साइड होगा, यही चीज़ हमें यहाँ पे देखनी है। ठीक है, मीन्स ये 4 कार्बन तक तो बिल्कुल ठीक है, ऐसे था आपके पास CH2OH। तो अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि ऑक्सीजन का अटैक करा रहे हैं ना, तो इसको थोड़ा सा इस तरीके से रखो कि ये ऑक्सीजन हमारे पास अटैक कर रही है। ठीक है, किस कार्बन पे? इस कार्बन पे, जिस कार्बन पे बन रहा है OH और ये अपने पास है H। तो एक तरफ मैंने क्या किया है कि ये OH भेज दिया है राइट साइड, ठीक है, और दूसरी तरफ अब मैं सेम यही करने वाली हूँ, ठीक है, H+ कंडीशंस में। बट इसमें अब मेरे पास क्या होगा कि OH जाएगा लेफ्ट साइड। ये जो पहले से प्रेजेंट है इन तीनों को तो कुछ नहीं करना है, बस ये जो ऑक्सीजन है इसे यहाँ से ऐसे लेके जाना है, ठीक है, फिर ऐसे ज्वाइन करना है और इस कार्बन पे OH को लेफ्ट साइड कर देना है। अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कि जो मैं ये एरो से शो कर रही हूँ दीज आर नॉट कार्बन, ये जो मैं एरो से शो कर रही हूँ दीज आर नॉट कार्बन, ठीक है, दीज आर नॉट कार्बन, ये कार्बन नहीं है। सिर्फ यहाँ पे ये कार्बन है हमारे पास, ये है फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये सिक्स्थ, यही कार्बन है। तो ये अपने पास यहाँ पे बन गया साइक्लिक स्ट्रक्चर। ठीक है, अब ये जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है इसमें एक चीज़ आपने ध्यान देनी है, क्या कि एक तो ये OH और ये OH दोनों कहाँ है हमारे पास, सेम साइड पे। तो सिस इसमें ये OH और ये OH कहाँ पे है, ट्रांस, ठीक है, एक दूसरे के अपोजिट। तो जब इनकी आपने साइक्लिक फॉर्म ड्रॉ करनी है, तो जैसे इसकी ही मैं कर रही हूँ, ठीक है, तो ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में हमारे पास ये आ गया सपोज फर्स्ट कार्बन। तो ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में ये फर्स्ट कार्बन है, तो जब OH रहेगा लेफ्ट साइड तो उसको हमने रख दिया यहाँ पे अप वाली पोजीशन पे, इक्वेटोरियल पे। उसके बाद अगर ये अप है तो ये इसके अपोजिट है, इट मीन्स ये होना चाहिए डाउन। उसके बाद ये अगेन इसके अपोजिट है तो ये होना चाहिए अप। देन ये हमारे पास बिकॉज इसके अपोजिट है तो ये भी होना चाहिए हमारे पास डाउन।
ठीक है। तो मैं यही बताने की कोशिश कर रही थी कि ये लेफ्ट साइड वाला अगर अप लिया है तो जो ये वाला है अगर इसके अपोजिट है तो ये डाउन होना चाहिए। तो वही हुआ कि ये वाला अगर अप है तो इसके बिल्कुल फोर्थ पोजीशन वाला OH कैसा है, डाउन। एंड आफ्टर दैट यहाँ पे CH2OH, तो ये CH2OH को हमने रख दिया इक्वेटोरियल पोजीशन पे। तो इस साइक्लिक फॉर्म की ये जो हमारे पास प्रोजेक्शन बन के आई है इसे हम कहते हैं बीटा एनोमर। बीटा एनोमर, ठीक है, या बीटा एनोमर आप साथ में जोड़ सकते हो कि किसका, बीटा एनोमर ऑफ डी ग्लूकोज। और सेम इसी तरीके से अगर मैं इसकी फॉर्म बनाना चाहूँ, ठीक है, ये प्रोजेक्शन साइक्लिक वाली, तो इसमें मेरे पास जो फ़र्क है वो सबसे पहले तो इस OH पे आएगा। लेफ़्ट पे था तो अप इक्वेटोरियल रहा, और अब राइट साइड है तो डाउन एक्सियल रहेगा। ये डाउन तो ये OH भी आपके पास सेम साइड है, दैट्स वाई डाउन। फिर ये OH अपोजिट है इसलिए अप, और ये OH अगेन इसके अपोजिट है तो डाउन, एंड देन CH2OH। तो जब हमारे पास ये एक्सियल पे है, तो इसे हम कह रहे हैं अल्फ़ा एनोमर। जो अभी अभी नया OH बना है अगर वो एक्सियल पे है तो अल्फ़ा एनोमर, अगर वो हमारे पास इक्वेटोरियल पे है तो बीटा एनोमर। ठीक है, ये हमारे पास कौन सी पोजीशन है, इक्वेटोरियल पोजीशन। तो दिस इज बीटा एनोमर ऑफ डी ग्लूकोज एंड दिस इज अल्फा एनोमर ऑफ डी ग्लूकोज। तो अब एनोमर्स आपके पास क्या होते हैं समझ आ रहा होगा आपको यहाँ पे कि हमारे पास ऐसी फॉर्म्स, ऐसे कोई दो मॉलिक्यूल जिसमें सिर्फ किसी एक ही कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन का डिफरेंस है। एट कार्बन 1 इस कार्बन पे OH अप है, इस कार्बन पे OH डाउन है, इस पे इक्वेटोरियल है, इस पे एक्सियल है। तो जहाँ पे सिर्फ डिफरेंस एक ही कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन पे आ रहा है वो हमारे पास यहाँ पे क्या कहला रहे हैं, एनोमर। अच्छा, एनोमर और एपीमर में डिफरेंस आप ये देखिए ना कि एपीमर दो डिफरेंट आपके पास मोनोसेकेराइड्स थे, उनका रिलेशन बता रहे थे। यहाँ हमारे पास एक ही मोनोसेकेराइड है, उसकी दो अलग फॉर्म्स हम बना रहे हैं जिसमें उस कार्बन पे डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिल रही है जो साइक्लाइजेशन से पहले एल्डिहाइड वाला ग्रुप था, साइक्लाइजेशन से पहले कार्बोनिल वाला ग्रुप था। तो साइक्लाइजेशन से पहले जो कार्बोनिल वाला ग्रुप था उसकी रिएक्शन के बाद जब कॉन्फ़िगरेशन हमें डिफरेंट देखने को मिलती है तो इस कार्बन को हम कहते हैं एनोमेरिक कार्बन। ठीक है, एनोमेरिक कार्बन। और ये जो अल्फ़ा एनोमर और बीटा एनोमर हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, इसमें बाकी सारी पोजीशंस बिल्कुल सेम है, सिर्फ एक ही जगह पे कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट है। तो क्लियर रखिएगा एपीमर और एनोमर को। एपीमर तब जब कोई दो अलग स्टीरियोआइसोमर या डायस्टीरियोमर्स, दो अलग मोनोसेकेराइड किसी एक कॉन्फ़िगरेशन पे डिफरेंस शो करते हैं, किसी एक सेंटर पे डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन शो करते हैं, तो एपीमर। एक ही मोनोसेकेराइड जब अपनी साइक्लिक फॉर्म में जाता है और एक सेम कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट शो करता है तो एनोमर्स। ठीक है, तो ये एनोमेरिक कार्बन होता है जिस पे हमें डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलती है। इसके अलावा जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है उसे हम हैवर्थ प्रोजेक्शन में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जो हैवर्थ प्रोजेक्शन है वो कैसे रहती है, पहले तो इसके नोमेनक्लेचर की बात करते हैं कि जब हैवर्थ प्रोजेक्शन में शो करेंगे तो बीटा एनोमर को कहेंगे बीटा डी ग्लूकोपायरेनोज। बीटा इसलिए क्योंकि बीटा एनोमर है, डी ग्लूकोज से लिया है, एंड पायरेनोज क्यों, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 6 मेंबर रिंग आ रही है। ठीक है, फ्यूरेनोज तब यूज़ करते हैं जब 5 मेंबर, जैसे फ्रक्टोज से हम बनवाएंगे तो वो 5 मेंबर्ड है तो फ्यूरेनोज यूज़ करेंगे। यहाँ पे 6 मेंबर्ड है, दैट्स वाई पायरेनोज। तो अब इसका जो हमारे पास हैवर्थ प्रोजेक्शन का स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा बनता है। ठीक है, ऑक्सीजन के बिल्कुल नेक्स्ट पोजीशन पे जो OH है वो कहाँ है, अप ना, तो ये OH अप H डाउन, उसके बाद आपके पास OH डाउन H अप, उसके बाद आपके पास OH अप H डाउन, आफ्टर दैट OH डाउन एंड H अप, एंड देन हियर H एंड CH2OH अप। तो बिल्कुल सेम इसी को उतारा है हमने, कुछ भी और नया नहीं किया है। ठीक है, सो यहाँ पे देखो ये OH और ये OH बताया था ना आपको उस फॉर्म में कि एक दूसरे के ट्रांस रहते हैं। ये जहाँ से बीटा एनोमर बना रहा है वो अप, तो बिल्कुल उसकी 4th पोजीशन पे जो है वो डाउन।
और यहाँ पे हमारे पास सेम साइड देखने को मिलता है फर्स्ट और फोर्थ वाला, ठीक है। वो कैसे कि जब हम अल्फ़ा एनोमर बनाएंगे तो डिफरेंस सिर्फ इस कार्बन पे आएगा, इस कार्बन पे OH कहाँ है, डाउन, ठीक है। बाकी इसके जैसे ही बनेगा जैसा यहाँ पे था, इसका OH डाउन है तो डाउन रहेगा, आफ्टर दैट OH अप है तो अप रहेगा, एंड देन OH डाउन है तो डाउन रहेगा, एंड देन CH2OH अप है तो अप रहेगा। तो यहाँ पे ये OH और ये OH सेम साइड है, तो ये भी आपके पास पहचान है कि जो बीटा एनोमर होता है उसमें ये 1,4 पे अपोजिट रहते हैं, अल्फ़ा में सेम रहते हैं। और अल्फ़ा कब है, जब आप OH एक्सियल और डाउन ले रहे हो, और इसमें बीटा कब है, जब OH अप और इक्वेटोरियल ले रहे हो। और ये कैसे देख रहे हो, जब OH आप लेफ़्ट साइड रख रहे हो तब इक्वेटोरियल रख रहे हैं, और जब OH आप राइट साइड रख रहे हो तब आप उसको एक्सियल में रख रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये साइक्लिक स्ट्रक्चर जो है वो बनता है। और बात एक्चुअल में ऐसी है, फैक्ट बेस्ड बात ऐसी है कि नेचर में मोस्ट ऑफ द टाइम ये अपने साइक्लिक स्ट्रक्चर में ही एग्जिस्ट करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स नेचर में ही मिलते हैं ना, प्लांट्स, एनिमल्स, ये सब इनमें, तो ये मोस्ट ऑफ द टाइम अगर देखा जाए तो नेचर में ये अपनी साइक्लिक फॉर्म में रहना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो साइक्लिक फॉर्म्स कौन कौन सी हमारे पास बन सकती हैं, किन किन प्रोजेक्शंस में हम पढ़ते हैं, वो हमने यहाँ पे देख लिया, ठीक है। तो ग्लूकोज की तो हमने यहाँ पे बना ली, लेकिन फ्रक्टोज की, सो दैट इज़ योर होमवर्क कि डी फ्रक्टोज की आपने ये जो चेयर फॉर्म है इसमें भी आपने ड्रॉ करनी है, ठीक है। चेयर फॉर्म तो मैं नहीं कहूँगी, बट हाँ ये कह सकती हूँ कि इसकी जो भी साइक्लिक फॉर्म आपके पास बन के आती है, चेयर का तो तब बनता है कंसेप्ट जब 6 मेंबर्ड बनेगी, बट अभी मैं हिंट नहीं दे रही हूँ कि 6 मेंबर्ड ही बनेगी, दैट्स वाई मैंने चेयर यहाँ से हटा दिया है। तो जैसी भी फॉर्म आपको लगता है, अगर 5 मेंबर्ड बनती है देन डिफरेंट, अगर 5 बनती है तब तो हैवर्थ प्रोजेक्शन आ जाएगी, 6 बनती है तो चेयर फॉर्म भी बन जाएगी, ठीक है। सो वो आपने चेक करना है, क्या चेक करना है कि डी फ्रक्टोज में हमारे पास साइक्लिक स्ट्रक्चर इसका कैसा नज़र आता है, और फिर साइक्लिक स्ट्रक्चर को हैवर्थ प्रोजेक्शन में तो ज़रूर लिखना है, ठीक है। बाकी किसी में बने चाहे ना बने, इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इस चीज़ को ट्राई कर लेना। अगर डाउट रहेगा कोई भी तो फिर क्लियर कर लेना, ठीक है। बाकी स्टेप बाय स्टेप कैसे साइक्लिक स्ट्रक्चर बनता है वो तो मैंने आपको यहाँ पे ग्लूकोज के थ्रू बताया है डिटेल में। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे कुछ साइक्लिक जो स्ट्रक्चर है उनके रिएक्शंस की, कि किस किस टाइप की रिएक्शंस में हमारे पास इन्वॉल्व होता है। तो जैसे आपके पास पहला है एस्टर फॉर्मेशन। तो एस्टर फॉर्मेशन कैसे, कि जैसे सपोज आपके पास ये डी ग्लूकोज वाला ही एग्जाम्पल दिया था, ठीक है। अच्छा अभी मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, OH को वेवी फॉर्म में शो कर रही हूँ, वेव की फॉर्म में, है ना। तो वेव की फॉर्म में शो करने का क्या मतलब होता है, इट कैन बी अप, इट कैन बी डाउन। तो हम दोनों ही लेके चल रहे हैं कि हम कंफ्यूज नहीं करेंगे कि हाँ हमारे पास ये अल्फा एनोमर है, बीटा कुछ भी हो सकता है, तो हम इसे वेवी फॉर्म में शो कर देते हैं। तो अब मेरे पास यहाँ पे मैं लूँगी एसिटिक एनहाइड्राइड, क्योंकि मुझे एस्टर बनवाना है, और साथ में पिरिडीन, और ये एक्सेस कंडीशन में, ठीक है। दोनों करूँगी कंडीशन, अगर एक्सेस में है तब भी, और एसिटिक एनहाइड्राइड विद पिरिडीन दिया है जस्ट 1 इक्विवेलेंट तब भी, क्योंकि दोनों तरीके से पता होना चाहिए। तो एसिटिक एनहाइड्राइड होता क्या है आपके पास, ये CH3 C डबल बॉन्ड O OCO CH3। तो कोई भी अल्कोहल होगा वो यहाँ अटैक करेगा और ये सारा पार्ट यहाँ से रिमूव हो जाएगा, और ये जो प्रोटॉन है ये OH लेके चला जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, OCOCH3, या जिसे शॉर्ट में मैं लिख सकती हूँ OAC, क्योंकि इतना पार्ट एसिटाइल होता है तो शॉर्ट में लिखा जा सकता है OAC। एंड जब कंडीशन हमें एक्सेस में दी है, कोई लिमिट नहीं है, तो जितने भी अल्कोहल हैं मेरे पास सब के सब कन्वर्ट हो जाएंगे मेरे पास OAC में, यानी C डबल बॉन्ड O CH3 एस्टर बन जाएगा। शॉर्ट में चाहे आप इसे OAC ऐसे लिख दो, तो मैं बाकी जगह सब OAC लिख रही हूँ, ठीक है। ये भी OAC, ये भी OAC। तो ये एक रिएक्शन देखने को मिलती है साइक्लिक स्ट्रक्चर की, यानी एस्टर फॉर्मेशन की, ठीक है, मोनोसैकेराइड्स की। अगर एक्सेस में दी है तो फिर जितने भी अल्कोहल वाले पार्ट है सारे रिएक्ट करेंगे इस एनहाइड्राइड के साथ और कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, एस्टर में। बट क्वेश्चन तब बनता है कि अगर आपके पास सिर्फ 1 इक्विवेलेंट दिया है,
तो वो कौन से सेंटर पे अटैक करेगा, तो उसके लिए आपके पास आंसर है दिस। हमेशा और हमेशा ये जो एनोमेरिक कार्बन है इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा देखी जाती है इन टाइप की रिएक्शंस में। तो अगर 1 इक्विवेलेंट दिया है तो वो रिएक्शन सिर्फ एनोमेरिक कार्बन पे होगी, बाकियों पे नहीं होगी। बट अगर एक्सेस में दिया है फिर सब जगह हो जाएगी, फिर सब जगह हो जाएगी, ठीक है। तो ये है हमारे पास क्या, एस्टर फॉर्मेशन। इसी तरीके से हमारे पास एक और रिएक्शन देखने को मिलती है विच इज़ ईथर फॉर्मेशन, ठीक है, विच इज ईथर फॉर्मेशन। बट ईथर फॉर्मेशन में क्या होगा कि हमारे पास ये कंडीशंस ऐसी नहीं होंगी, है ना, कंडीशंस थोड़ी सी डिफरेंट होंगी। कंडीशंस क्या होंगी ईथर के लिए, जैसे आपके पास मिथाइल आयोडाइड हो सकता है, ठीक है, विद सिल्वर ऑक्साइड, ताकि आपके जो मिथाइल आयोडाइड में मिथाइल पार्ट है विच इज़ एक्टिंग एज इलेक्ट्रोफाइल, तो वो अच्छे से रिएक्ट कर सके। अच्छे से कैसे रिएक्ट कर सके कि जब आपके पास ऐसे दिया है ना मिथाइल आयोडाइड, तो आयोडीन पे है पार्शियल नेगेटिव चार्ज और कार्बन पे है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और अगर इस आयोडीन को यहाँ से अट्रैक्ट करने के लिए कोई मेटल इस तरीके से प्रेजेंट है, क्योंकि आपको पता है सिल्वर हैलाइड्स के साथ फटाफट प्रेसिपिटेट्स बनाता है, जैसे AgCl, AgBr, AgI, इस तरीके से। तो अगर ये यहाँ पे हमारे पास इसे अट्रैक्ट कर सकता है, इसके साथ यहाँ से प्रेसिपिटेट्स बना सकता है, तो CH3 और आयोडीन का बॉन्ड बहुत जल्दी क्लीव हो सकता है। और अगर ये बॉन्ड जल्दी क्लीव हो सकता है, इट मीन्स यहाँ पे हमारे पास जो भी अल्कोहल रहेगा, है ना, वो फटाफट इस मिथाइल पे अटैक कर सकता है। तो अगर सिंपल मिथाइल आयोडाइड दिया होता तो उसकी रिएक्टिविटी उतनी फास्ट नहीं होती, इसलिए हम साथ में सिल्वर ऑक्साइड यूज़ कर रहे हैं या मेटल साथ में यूज़ कर रहे हैं ताकि इसकी रिएक्टिविटी बढ़ जाए। तो यहाँ भी सेम कंसेप्ट देखने को मिलेगा कि अगर आपके पास सिर्फ 1 इक्विवेलेंट दी है ये कंडीशन, तो ये हमारे पास OCH3 में सिर्फ कन्वर्ट होगा कौन से कार्बन पे, एनोमेरिक कार्बन पे। बट अगर हमें दिया है एक्सेस में, तो हर अल्कोहल पे उसका कन्वर्जन हो जाएगा किस में, ईथर में। हर अल्कोहल पे उसका कन्वर्जन हो जाएगा किस में, ईथर में। यानी एस्टर के जैसे ही है, बस कंडीशंस अपनी अपनी है। जब एस्टर में हमारे पास एक्सेस दिया था तो हर अल्कोहल एस्टर में कन्वर्ट हो गया। अभी हमारे पास ईथर बनाने वाली कंडीशंस दी हैं तो हर अल्कोहल हमारे पास ईथर में कन्वर्ट हो गया। बट अगर यही कंडीशन 1 इक्विवेलेंट दी होती तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा सेंटर होता है, एनोमेरिक। दैट्स वाई जो हमारे पास यहाँ ईथर 1 इक्विवेलेंट के साथ बनेगा वो सिर्फ कहाँ बनेगा, एनोमेरिक पोजिशन पे। तो ये बातें थोड़ी सी ध्यान में रखने वाली हैं, क्योंकि जब रिएक्शन वाला पार्ट होता है तो रखा जाता है ध्यान में कि अगर एक्सेस दिया है तब तो सब जगह करवा दो, ईथर फॉर्मेशन है या एस्टर फॉर्मेशन है। बट अगर आपके पास 1 इक्विवेलेंट दिया है देन स्पेसिफिकली आपको कौन से सेंटर पे कराना है, एनोमेरिक कार्बन पे या एनोमेरिक सेंटर पे। ओके।